अतीक का जो तौर तरीका था वो एक साइकोपैथ का था। जैसे कांस्टेबल को पकड़ा, उसकी पूरी खाल उतार लेना और पूरा लोथड़ा फेंक देना कि हाँ उठा ले जाओ इस लोथड़े को। अतीक अहमद से पहला फेस टू फेस एनकाउंटर आपका कब हुआ? अतीक अहमद को 11 हाई कोर्ट के जजेस ने उसका मुकदमा सुनने से मना कर दिया। जब वो वहाँ की जेल में था बरेली के, तो वहाँ के डीएमएसपी ने कहा कि यहाँ पर ये खतरनाक मुलजिम है, हमारा तबादला कर दिया जाए। उस दौरान कोई धमकी, नेगोशिएशन या किसी तरह की गुहार मत करो या कोई फोन आया हो? शासन प्रशासन अपने पे आ जाए, ये बाथरूम भी जाएंगे तो आपसे पूछ के जाएंगे। शाइस्ता परवीन 5 या 6 साल के असद को लेकर आपके असद पास को लेकर के आई थी, तो उनका आप मेरे बड़े भाई की तरह है, वालिद की तरह है, मैं बेवा न बन जाऊं। हमने कहा इसका फैसला आपके शौहर के हाथ में है। ये वही अतीक अहमद थे जिनके बारे में कहा जाता था कि मुख्यमंत्री इनके कुत्ते से हाथ मिलाते। अगर आज हम आपके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं तो संदेश क्या जा रहा है? सर वो एक लड़का था और उसकी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग हुई कहाँ, कैसे वो इतना बड़ा बन गया? सबसे पहली चीज ये है कि श्री प्रकाश को लार्जर देन लाइफ हमने पेंट किया। गलतियां तो उसके चरित्र में, व्यवहार में कई थी, लेकिन शातिर दिमाग का खूंखार अपराधी था। तो मुन्ना बजरंगी, थाना समयपुर बादली और हमारे अविनाश मिश्रा की टीम सर्वेलेंस पे, और वो आ रहा है। हमारे एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल ब्रांच ने उसको घेरा, गोली चलती है और मुन्ना बजरंगी को मार दिया जाता है। 10 मिनट देखते मुन्ना बजरंगी खड़ा होकर, बेटा कितना शातिर दिमाग का था, खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, पुलिस वाले मेरी जो है फर्जी मुठभेड़ कर रहे हैं। एक और माफिया हुआ है यूपी के गाजीपुर से, कई बड़े रसूखदार पदों पर रह चुके लोगों का रिश्तेदार या उनका नवाजा, पोता, बहुत कुछ। मुझे मालूम है मुख्तार अंसारी की आप बात कर रहे हैं। गाजीपुर जेल के बारे में अगर आप देखें तब की जो कहावत है, जब गाजीपुर जेल में था तो वहां मछली का तालाब एक बनाया गया था। भाईजान को ताजी मछली खानी तो तालाब से पकड़ के लाए। मुख्तार अंसारी से कभी आपका सामना हुआ? ये कहते थे अगर मेरी हत्या हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। यूपीएससी से इन दिनों मुझे बड़ी शिकायतें, बड़ी तादाद में गलतियां हो रही हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं दिखता जो इंसान ठीक से चल रहा है, उसने कागज में खुद को लंगड़ा अपाहिज बताया हुआ है, उसको उसका फायदा मिलता है। अभी महाराष्ट्र में एक आईएएस अफसर पूजा खेड़कर, पूजा खेड़कर जो भी आरक्षण का लाभ ले रहा है उसकी स्क्रूटनी 3 बार होनी चाहिए। महिला या पुरुष जो भी अधिकारी हैं उनके वीडियो डाले, वो अच्छे से नाच रहे हैं, सब सारे अंग ठीक है, और अचानक से उनके सर्टिफिकेट में एक विकलांगता दिखती है और सिलेक्शन हो जाता है। छत्तीसगढ़ के भी एक साहब हैं, 10-12 माइक, मेडल से ज्यादा माइक लगाते हैं वो, और चाहे वो चालान भी काट रहे हैं उसकी भी रील बना रहे हैं। शासन प्रशासन देखते हैं कि औलाद नालायक नहीं होती, माँ बाप नालायक होते हैं। फौज में एक कहावत है, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। आपके बाल कितने बड़े होंगे इसका फैसला मैं करूंगा, नहीं करेंगे साहब। ये कहाँ लिखा है कि मैं महिलाओं के साथ नाच नहीं सकता हूँ? आप बिल्कुल नहीं नाच सकते। लॉरेंस इकलौता गैंगस्टर है इन दिनों जो जेल में बैठ के पूरा इंटरव्यू दे के चला गया और प्रशासन को कुछ नहीं पता। ऐसी कितनी कहानियां तिहाड़ में आपने सुनी होंगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस था, उनका तो ऑफिस ही खुला था। सुकेश चंद्रशेखर का, आप सुब्रत रॉय की बात कर रहे हैं? नाम लेना ठीक नहीं और उचित नहीं है, लेकिन ऐसे एक नहीं 1000 किस्से मैं आपको बता सकता हूँ। भ्रष्टाचार जेल में बिल्कुल आकंठ डूबा हुआ है प्रशासन उनका। कभी नाव पानी में तो कभी पानी में नाव, ये हमेशा आपने देखा होगा कि परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। चक्र, कुचक्र और काल चक्र तीनों चलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो आज के मेहमान हैं ये चक्र भी रहे हैं, कुचक्र भी रहे हैं कुछ मामलों में, और काल चक्र तो ये लगभग रहे हैं अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, लेकिन माफियाओं के लिए। बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया को टाइम देने के लिए। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिया और अपना बहुमूल्य समय दिया। और सर ये तो मुझे कहना चाहिए आपसे। एक ही बात है, आप कहें, आप तो युवा हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि इतनी दूर से आना, समय देना, ये आसान काम दिल्ली के यातायात में संभव इतना आसान भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से आपका। जो बातें आपने मेरे लिए कही दरअसल वो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। सर सबसे पहले मैं आपके बैकग्राउंड पर आना चाहता हूँ। 1974 में जब आपने ज्वाइन किया है, संभवतः उस टाइम उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार रही होगी जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उस दौरान भी इसी तरह से माफियाओं का दौर रहा जो 1990 से लेकर 2000 के बीच में देखने को मिला, या उसके बाद भी देखने को मिला, या उस टाइम पर खाली डकैत वगैरह थे? डकैत वगैरह तो थे ही, आपने बिल्कुल सही कहा। सन 74 में श्री हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे और मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एजुकेशन में हम पूरे बैचेस को, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो 74 बैच था
उसको संबोधित करने के लिए बड़ा ओजस्वी वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था। मुझे आज भी याद है, उन्होंने पूछा आखिर में जो बैठे हैं उनको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? उनका नहीं सुनाई पड़ रही है। नहीं सुनाई पड़ रही तो आपने कैसे कहा कि नहीं सुनाई पड़ रही है? इसका मतलब सुनाई पड़ रही है। तो वो खैर बात की बात है, लेकिन आपने कहा कई जनपदों में ऐसा जनपद ढूंढना मुश्किल है जहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहां पर बाहुबली न हो। और बाहुबली तब भी थे, लेकिन उनका स्तर और कद बहुत छोटा था। जिसको कहना चाहिए संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम, वो चीज़ें शायद डेवलप हुई हैं उसके 10 साल बाद। लेकिन जैसे प्रयागराज की बात कर लें या लखनऊ की बात कर लें, तो कानपुर के बब्बन और छक्कन और इलाहाबाद के आप याद कर लें। अफ़गानिस्तान का एक परिवार आया था, उनके 2-3 नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। उनका नाम लिया जाता था कि कहीं पे मामला अगर सुल्ताना है तो इनको भेज दो, नाम याद आएगा तो मैं बता भी दूंगा। और कानपुर के बब्बन और छक्कन और प्रयागराज के भी नाम मैं बताऊंगा। अफ़गानिस्तान के रॉयल फैमिली को रीसेटल किया गया था, तो उनके जो फर्जंद थे वो इसी तरह के कामों में रहते थे। और हर ज़िले में, कानपुर में, आगरा में इस तरीके के तमाम लोग थे जो प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, धमकाना, जबरन धन वसूलना, ये तब भी होता था। लेकिन जिस परिमाण पे आपने जो संकेत दिया 1990 पे हुआ, जो अंधेर कटा, वैसा नहीं था। जी, आपका अगर मैं करियर की बात करूं तो 1974 में शुरू हुआ। 76 में आपको पहली पोस्टिंग मिली होगी संभवतः, जब एनडी तिवारी की सरकार रही होगी, और 2010 तक रहे, यानी कि आप 303 वाले अधिकारी थे जो AK-56 तक आए हैं। राजनीतिक का अपराधीकरण तभी शुरू हो चुका था या बीच में कभी हुआ या हो रहा था या तब तक नहीं हुआ था? तब तक अपराधीकरण तो छोड़ दीजिए, केवल यहाँ तक था इस सिपाही की पोस्टिंग यहाँ कर दीजिए, वो बहुत बड़ा एक अपराध माना जाता था कि साहब ये किस तरह के MLA MP हैं, ये तो सिपाही के तबादले के लिए आते हैं। दूसरा था कि साहब इसमें मुलजिम डकैती के ये गलत हैं, इनको ये बिल्कुल बेगुनाह हैं, हत्या के ये आरोपी शरीफ हैं। बस यहाँ तक ही राजनीतिक हस्तक्षेप होता था। वो ये नहीं होता था कि थानाध्यक्ष इनको कर दीजिए, थानाध्यक्ष उनको कर दीजिए, इनका सर्कल बदल दीजिए। ये सब आना शुरू हुआ है उसके 10 साल बाद। पहले होता हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे कार्यकाल में पहले 10 साल तक आप बिल्कुल जैसे एक तरीके से लगता था कि जो हालात थे, आप यू आर द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ द एंटायर पुलिस हायरार्की, आपके सामने कुछ नहीं। और जो तकिया कलाम होता था, जैसे बड़े बाबू आए, उन्होंने फाइल रखी, मैं पूछा तो बड़े बाबू ये हमारे कार्य क्षेत्र में अधिकार में आता है कि हुजूर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हुजूर इस गलत फहमी में थे कि कुछ कर सकते हैं, और कभी कभी गलत ऑर्डर, उसके बाद हुजूर अपने जेल जाने का इंतजाम भी कर लें इस खुशफहमी में। लेकिन जो मिलावट आई वो बाद में आई, उसके काफ़ी बाद, कि हर चीज़ में हस्तक्षेप होता है। और हालात इतने बिगड़ गए सन 90 तक, थानाध्यक्ष ज़रा हमारे ये पार्टी के आदमी के, ये इनके साले हैं। इंस्पेक्टर कोतवाली हमारे पार्टी के ये जो हैं, इनके ये मौसेरे भाई हैं। ये हमारे तो एक उनका कि साहब ये ड्राइवर आप अपना रख लीजिए क्योंकि ये हमारे पार्टी के ये हैं। फिर एक अंततोगत्वा जब ये हो कि पेशकार जो है ये हमारी पार्टी के ये हैं, अगर इनको रख लें, तो मैंने यही कहा फिर आप ऐसा कर दें कि इनको मैं सबको बर्खास्त कर देता हूँ, आप इनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लें। क्योंकि जब इतने आप पार्टी के कोहॉर्ट्स, ड्राइवर आपकी पार्टी का संबंधित, पेशकार हमारी आपकी पार्टी का संबंधित, इंस्पेक्टर कोतवाली RI भी आपकी, तो यहाँ क्यों सब समय बर्बाद कर रहे हैं? इनका भविष्य ज़्यादा उज्जवल होगा अगर इस्तीफा दें। और जो दिक्कत हो तो मैं अभी करता हूँ बर्खास्त 2 मिनट में। और उस ज़माने में आप कह सकते थे, उस ज़माने में कहा भी जाता था, कह तो आज भी सकते हैं। ये बात दूसरी है कि आप शायद आज वायरल हो जाएंगे। आज वायरल हो जाएंगे। तो सर, तो ये इच्छा शक्ति जो सरकार की खिलाफ न जाना शुरू हुई, अपराधियों के फेवर में जाना शुरू हुई, ये किस साल से आपने नोटिस किया यूपी में? ये मैंने नोटिस किया, ये मान के चलिए 1990 से इसकी शुरुआत होती है। 1990 की शुरुआत, 88 तक मैं SSP आगरा था, कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी, दिक्कत छोटी मोटी होती थी। लेकिन तब बहुत बड़े लोग जो बड़े हो रहे और थे, सांसद और मंत्री की कुर्सी पे बैठते थे। उसके बाद का मेरे बहुत छोटे लोग बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने लगे। होशियार को इशारा काफ़ी है। फिर वो नहीं समझते थे कि हमको ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, हम ये जो कह रहे हैं इसकी कोई नैतिक या कानूनी कोई मान्यता है कि नहीं है। बस 10 आदमी चलो और जा करके कह दो कि साहब ये तो हमारे पार्टी के। यहाँ तक कि देख मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये साहब बड़ा ख़ास सब इंस्पेक्टर है और बॉर्डर स्कीम में इसका तबादला
हो गया है। और बॉर्डर तो साहब कुछ 2 गांव बस लगते हैं। तो क्या आपके ये जो लाडले पुत्र हैं या दत्तक पुत्र हैं, इनके लिए हम ज्योग्राफी बदल दें? मतलब हम ज्योग्राफी बदल दें क्योंकि आपका लाडला पुत्र 6 साल और यहां की जनता पे मूंग दले? हिमाकत तो देख लें, आप कल्पना शक्ति की उड़ान तो देख लें कि साहब ज्योग्राफी में केवल 2 गांव साथ लगे हैं। आप पीएचक्यू से कह के कि इसको बॉर्डर से हटवा दें कि यहाँ का बॉर्डर नहीं है, कि हमारे कहने ठीक बात है, उनके लिए भी सहूलियत, आपके लिए भी सहूलियत। लेकिन ये हो नहीं सकता है। तो नेताजी पहले स्पष्ट समझ लीजिए कि ये सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे के आधार पर ये बॉर्डर स्कीम लागू हुई है। राजनीति का ये विषय ही नहीं है। आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपका अनुरोध है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह दूं, ये बिल्कुल ही बेकार और बिल्कुल ही अनर्गल है, तर्कहीन है, बिल्कुल सरासर तर्कहीन है। चलिए सर, अभी हमने राजनीति के अपराधीकरण की बात जानी आपसे। अगर मेरे जहन से मैं बात करूं, जो किस्सा सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ 90 से 2000 के बीच, वो था गेस्ट हाउस कांड। जब मायावती को एक किसी पार्टी के नेता ने अपराधियों की मदद से, दूसरे विधायकों की मदद से गेस्ट हाउस में मारने की कोशिश की। बाद में और उसके पहले भी वही मायावती जब मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने भी अपराधियों पर कोई लगाम लगाना ठीक नहीं समझा, या इच्छा शक्ति की कमी रही? बहुत कार्रवाई हुई। गेस्ट हाउस कांड जो है वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्राइम कंट्रोल के ऊपर बदनुमा धब्बा है। मैं फिर कह रहा हूं, वो बदनुमा धब्बा है और बिना संलिप्तता के वो संभव ही नहीं था। हम कोई भी तर्क दे दें, सवाल ये उठता है कि हमारी नाक के नीचे हिंसा का तांडव हो, या तो मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूं, मेरी कोई सूचना तंत्र नहीं है, मेरे पास कोई तरह की कोई सूचना नहीं आ रही है। जब सब कुछ रियल टाइम हो रहा है, कंट्रोल रूम के वायरलेस चल रहे हैं, व्हीकल्स चल रही हैं, आप किस ख्वाब में और नींद में सोए हुए हैं कि आपको जगाना कुंभकर्ण की तरह? आपकी नींद टूटी नहीं, या आप जानबूझ के सो गए कि आपको डिस्टर्ब न किया जाए, हस्तक्षेप न किया जाए? ऐसा पॉसिबल था कि अधिकारी को जानकारी नहीं मिली? असंभव। अधिकारी बड़े सूझबूझ वाले होते हैं। हमारे आपके ऐसे लोगों को, दसियों को वो चरा करके तब अधिकारी बनते हैं। ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। एक कहावत है, या तो बिल्कुल ही नालायक या बिल्कुल संलिप्त, या दोनों। बिल्कुल संलिप्त भी और पूरी तरीके से समर्पित अधिकारी जिन्होंने इसको होने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो तो भला हो श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का, लालजी टंडन जी का, महामहिम राज्यपाल का, कि तुरंत उसमें हस्तक्षेप हुआ, वरना यूपी की दिशा और दशा दोनों उस दिन बदल जाती। ठीक बात है। अब हम बात आते हैं दूसरी चीज। आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या मायावती जी ने कठोर कदम उठाए, मैं कहूंगा हां और ना। हां इसलिए कि अप्रत्याशित कार्रवाई उसके बाद हुई। मैं जब डीजीपी हुआ, वो तो सर पर्सनल ग्रज में हुई होगी ना, लेकिन उसके पहले जो आम जनता के साथ अपराध हो रहे थे, क्या उस पर लगाम लगाई जिस तरह अभी मौजूदा सरकार का रुख देखते हैं? नहीं, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। क्योंकि जो भुक्तभोगी होता है, कोई एक आध केस आप बताना चाहें? मैं अपने डीजीपी का बताता। डीजीपी के कार्यकाल का एक उन्हीं की पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने जा करके इटावा में एक इंजीनियर को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बीएसपी के मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि तुरंत ऐसी कार्रवाई करो कि जो कि एक नज़ीर बन जाए, किसी के ऊपर नहीं। कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा प्राइवेट लॉयर लगा, और लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित क्रिमिनल एडवोकेट श्री आईपी सिंह साहब, तो सबसे महंगे भी हैं और सबसे अच्छे भी हैं, समझता हूँ लखनऊ नहीं उत्तर प्रदेश में, और सजा कराई एमएलए को। एक और मैं बताऊं, आजमगढ़ के एक सांसद उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री आवास पे गए किसी नाजायज काम के लिए, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इनको इसी वक्त गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। ये गेस्ट हाउस कांड के पहले या बाद? नहीं, गेस्ट हाउस कांड के बहुत, मैं अपने डीजीपी के कार्यकाल की बात बता रहा हूँ। एक नेता की इच्छा शक्ति और उसकी प्रोपेंसिटी। लेकिन उसके बाद जब मायावती जी बनी, मैं उनके कार्यकाल में आईजी मेरठ भी था, आईजी बनारस भी था, और डीआईजी का पूरा कार्यभार मेरा मेरठ का वही था। माफ़ी का खाना उनके यहाँ नहीं था। ये था कि अगर ये बदमाश है तो इसको रगड़ दो। बल्कि वो तो बिल्कुल कभी कभी इतनी सख्ती के साथ आदेश देती थी कि जिसमें जोश नहीं भी है तो उसके अंदर जोश भर जाता था। जी, ये जब सरकार बदलती थी, जैसे यूपी की बहुत लंबे समय तक तासीर रही कि एक पार्टी नहीं रही, खासकर मैं 90 से लेकर और 2017 के बीच का देखूं तो 5-5 साल में टेन्योर चेंज होते रहे। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी
तब क्या रुख होता था? राजनीति मेरा विषय नहीं है और आपका ये जो प्रश्न है ये पूरी तरीके से राजनीति में ओतप्रोत है बिल्कुल। और आप किस सवाल में ही आपका उत्तर दिया हुआ है। आप बनिस्बत इसके कि आप मुझको पूछिए, आप बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं सिद्धार्थ जी, और सिद्धार्थ का मतलब ही यही होता है जो अपना ही नहीं सबकी अभिप्राय और इच्छाओं की पूर्ति करे। आप क्राइम मेरे कहने से नहीं होगा, आप क्राइम स्टैटिस्टिक्स मंगा लें उन पीरियड के कि जब ये गवर्नमेंट पावर में थी, जब ये गवर्नमेंट पावर थी। और मैं रास्ता भी बता दूं, एनसीआरबी की वेबसाइट है, उस पर जाके देख लें। अगर अप्रत्याशित बढ़ोतरी हत्या, बलात्कार, डकैती, राहजनी, गैंग रेप्स में हुई है, अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, तो मेरे कहने से नहीं, ये आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है ये स्पष्ट बता रहा है कि अपराध स्थिति क्यों भयावह हो गई थी। मैं उस टाइम के अपराध की नहीं, उस टाइम की पुलिसिंग के बारे में जानना चाहता हूँ कि पुलिसिंग में हाथ कितने टाइट रहते थे या कितना दखल होता था? पुलिसिंग कोई वैक्यूम में काम करती है, पुलिसिंग एक इकोसिस्टम में काम करती है, और उस इकोसिस्टम के अंदर सिद्धार्थ जी सबसे पहले आती है राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक दृढ़ता, फिर जुडिशरी, फिर प्रोसिक्यूशन। हम आप गलती ये करते हैं, कभी कभी ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अपराध की स्थिति बड़ी खराब है, पुलिस बिल्कुल अकर्मण है। पुलिस अगर अकर्मण है तो उसका एक अंक प्रोसिक्यूशन की कन्विक्शन कितने हो रहे हैं? हमारे जज साहब का कहीं अत्यधिक उदार दृष्टिकोण तो ऐसा नहीं है कि वो बेकरार बैठे हैं लोगों को छोड़ने में। चौथी, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो ऐसी नहीं है कि अगर इनकी तरफ से कोई एफआईआर आए या इनके खिलाफ आए तो वो एफआईआर करने से पहले आप ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। अगर कहीं आपको छापे डालने हैं, दबिश डालनी है, रेड करनी है, तो इन मोहल्लों में सोच समझ के जाइएगा। मेरा विभाग, जिसका मैंने नमक 36 साल खाया है, बड़ा प्रबुद्ध विभाग है, होशियार विभाग है। और अगर कोई ऐसा संकेत आता फ्री है, हैंड दे दिया जाए तो माकूल फ्री हैंड विभाग दे है। दिया तो आपने जवाब देख ही लिया। जब जब फ्री हैंड मिला तो ऐसा जवाब मिला कि सबके ऐसे, वही जो समझते थे गरीबों के मसीहा, वही जो समझते थे कि भय और आतंक के पर्याय, ये कहते थे अगर मेरी हत्या हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। तो जरूर कुछ न कुछ आपने ठीक ठाक आप किया। अतीक अहमद की बात कर रहे हैं? मैं मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूं। और अब नेट पे जाएं, आप देखें कि मेरी हत्या करा देंगे विक्रम सिंह। जी, तो आप अगर उन्होंने कोर्ट में कहा था ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा था, और कदाचित किसी कोर्ट में भी जा करके उसने ये बयान दिया था कि मेरी हत्या करा देंगे, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए और विक्रम सिंह को पाबंद किया जाए कि मेरी हत्या में शामिल ना हो। ये वो लोग और ये वही लोग हैं। अतीक अहमद को 11 हाई कोर्ट के जजेस ने उसका मुकदमा सुनने से मना कर दिया। जब वो वहाँ की जेल में था बरेली के, तो वहाँ के डीएमएसपी ने कहा कि यहाँ पर ये खतरनाक मुलजिम है, हमारा तबादला कर दिया जाए। शासन प्रशासन अपने पे आ जाए, ये बाथरूम भी जाएंगे तो आपसे पूछ के जाएंगे। अतीक अहमद की आपने बात की है, अतीक अहमद से पहला फेस टू फेस एनकाउंटर आपका कब हुआ? मेरा कभी नहीं हुआ, उनकी पत्नी से हुआ। जब वो अपने बच्चे को लेकर आपके पास आई हाँ। थी? तो मेरा कभी, मैं हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा, कभी इस तरफ में ये भी कहा गया कि आप मिलने से बचना चाहते थे शाइस्ता परवीन से। कौन मिलना चाहेगा? आप खुद बताइए, कौन मिलना चाहेगा? क्या मामला था सर, थोड़ा डिटेल मामला में ये बताइए। था कि जैसे ही मैंने चार्ज लिया उसके कुछ ही दिन के बाद, मुश्किल से 4-5 दिन बाद, उसका जो भाई अशरफ था, वहाँ बच्चियों का यतीम खाना था यानी ऑर्फनेज, उसकी दीवार गिरा करके उस पर ज़मीन पे कब्जा किया और कुछ बच्चियों के साथ गैंग रेप किया। तो मैंने कहा कि अभी तो मुझे 4 दिन हुए, मैं जानता था उनके सारे ताल्लुकात, जानता था उनकी माली हालात, जानता था कि ये मेरे लिए एक टेस्ट केस है और चुनौती है। अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं इनका होम्योपैथिक इलाज कराऊंगा, लाल दवा कराऊंगा, या मैं इनकी कराऊंगा बाईपास सर्जरी। और मेरे एक मिजाज में ये है कि जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन, जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन। तो हमने कहा हमारे सर्कस में जितने तीर हों, रासुका यानी एनएसए, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 307, गैंग रेप के केसेस, ये सब लगा लो। इसके बाद इनकी जो घर पे बुलडोजर पहली बार तक चला था 2007 में। आपने ही चलवाया था? जी हाँ, 2000 इनके बुलडोजर ऐसा चलवा दो कि ये भूल जाएं अपनी वल्दियत और सुकूनत। यही मेरे साथ, ये वल्दियत और सुकूनत ये भूल जाएं कि ऐसा बुलडोजर चलवाओ। और जब चल गया तो फिर हमने कहा ये है पलायित अपराधी घोषित, जहाँ जिंदा या मुर्दा, अगर आप तब की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिंदा या मुर्दा जहाँ कहीं भी हो उनको ला कर करके, वरना इंस्पेक्टर साहब अब तक आपने जो वफादारी निभाई है, अब आप
बिल्कुल ही इनके ऊपर यमदूत बन के आ जाए, वरना मैं आपके लिए यमदूत बन जाऊंगा। शाइस्ता परवीन की मैं बात कर रहा था, बुलडोजर पर मैं फिर से आऊंगा। शाइस्ता परवीन 5 या 6 साल के असद को लेकर आपके असद पास को लेकर के आई थी, और मैं नॉर्मली किसी से अगर कोई अपराधी ना हो तो मैं मिलने से मना नहीं करता हूँ। ये मैंने देखा कि एक सांसद की पत्नी ही है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो मैं मिल लेता हूँ। तो अपने छोटे से बच्चे के साथ मिलने आई, डीजी ऑफिस में मिलने आई, समय से आई, और जब आई तो बैठी तो सामान्य शिष्टाचार होता है कि पानी, एक प्याला चाय, और जब हम लोग बैठे तो उन्होंने हमने कहा पहले बेटे को थोड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा दफ्तर होता है डीजीपी का, आपने तो गए होंगे वहाँ कई बार, तो हमने कहा बेटा तुम सोफे बैठो, तुम ये कुछ बच्चों की किताबें हमेशा रहती हैं कि तुम ये पढ़ो, और कुछ चॉकलेट वगैरह मंगा करके असद को दिया मैंने। बड़ा मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा था। हमने कहा ये बेगम साहिबा मेरी गुजारिश है कि इस बच्चे की तरबियत और तालीम पे आप थोड़ी ज़हमत फरमाएं, बड़ा ज़हीन बच्चा है माशाल्लाह, और जो भी आप इसकी तरबियत और तालीम में आप मेहनत करेंगे, ये बच्चा उतना ही आपका नाम रोशन करेगा। और बेटे से हमने कहा बेटा खूब आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई में गौर करो, और उसी में तुम्हारी तरक्की और बरकतें हैं। अपने शौहर के बारे में वो क्या बोली? वो ये कह रही थी, जो उसके बाद अगला सेंटेंस है, उनका आप मेरे बड़े भाई की तरह है, वालिद की तरह है, मैं बेवा मैं बेवा न बन जाऊं। हमने कहा इसका फैसला आपके शौहर के हाथ में है। मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप बेवा हो, कौन चाहेगा? मैं चाहूँगा सब आबाद रहें, सब खुश रहें, सब खुशहाल रहें, आप भी रहें, सब लोग रहें। लेकिन अगर आपके शौहर ने हमारे विभाग को खिदमत का मौका दिया तो हम मायूस नहीं करते हैं, वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा खिदमत मैं कर दूंगा। फिर ये देख लीजिए, फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। लाख विक्रम सिंह चाहे आपकी मदद कर देना, लेकिन विक्रम सिंह से भारी पड़ेगा उसका फ़र्ज़ और उसकी फ़र्ज़ की पुकार, उसमें मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये वही अतीक अहमद थे जिनके बारे में कहा जाता था कि मुख्यमंत्री इनके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। वो तो देखिए, जो वो क्या किस्सा था सर? मैंने देखा तो कि नेट के ऊपर ये पिक्चर बड़ी वायरल हो रही थी, तो उसके ऊपर मैंने ये कहा था कि मुलायम सिंह के साथ, जी हाँ, नेताजी कुत्ते से। और हमारे आपसे ये उम्मीद की जाती है कि हम जराइम पेशा लोगों से दूरी बना के रखें। अफसरों से भी उम्मीद की जाती, कांस्टेबल से डीजीपी तक, कि जराइम पेशा लोगों से दूरी बना के रखें, मेंटेन रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम क्राइम, क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलिटी। बल्कि यहाँ तक जिनके ऊपर आरोप है उनसे भी दूरी बना के रखें। तो ये उम्मीद सिर्फ सिपाही से डीजीपी तक नहीं है, चीफ सेक्रेटरी, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस की नहीं है, जो वरिष्ठतम हमारे राजनेता हैं, महत्वपूर्ण वीआईपीज हैं, क्योंकि ये विभाग और शासन प्रशासन संदेश से चलता है। अगर आज हम आपके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं तो संदेश क्या जा रहा है कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें या हम दूसरी तरफ देखें? निष्कर्ष आप बता दें हमें। ठीक बात है। भरोसा कितना आगे फॉरवर्ड होगा? देश में मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं और किसी टेररिस्ट के साथ उनका फोटो आ जाता है, तो पूरे देश में एक मैसेज अपने आप कन्वे हो जाता है कि आप इन प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं है। जिसके कुत्ते के साथ है, जिस टेररिस्ट के, आप क्या उसके ऊपर कितनी कार्रवाई कब कैसे करेंगे, इसके ऊपर तो यक्ष प्रश्न लग ही गया। अतीक के घर पर सबसे पहला बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई वो आपकी तरफ से हुई। जी जी जी। उस दौरान कोई धमकी, नेगोशिएशन या किसी तरह की गुहार मत करो, या कोई फोन आया हो कि साहब आप अभी कर तो रहे हो पर बाद में आपको देख लिया जाएगा? किसको धमकी देगा आपको अभी अंदाज नहीं है। आपने सवाल बड़ा माकूल किया। जब 11 हाई कोर्ट के जज ये कह दें, ये उनको है जिनको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना। सर आप आईपीएस थे उस टाइम पर? जी हाँ, जी हाँ। जज परहेज करते थे। डीजीपी करता। लेकिन इसका कुछ सिर फिरे ऐसे होते हैं जो इसकी चिंता नहीं करते हैं कि कल मैं जीवित रहूंगा या शाम को जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। आज जो ठान ली उसको मुझे करना है, और मर गए तो और भी अच्छा है, मर गए तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर जीवित रहे और वो नहीं किया, जिसकी हम तनख्वाह ले रहे हैं वो मर जाने से भी बदतर है। इस बात की तनख्वाह नहीं ले रहे हैं कि जिसको आपको मटिया मेट करना है, जिसको मिट्टी में मिलाना है, आप उसकी धौस दपाटे में आ गए। अच्छा, माफिया बड़ा अक्लमंद होता है। धौस दपाटा भी वही देता है जो जानता है कि यहां पर होगा। यहां धौस दपाटा दिया, आटे दाल का भाव वहीं मालूम पड़ जाएगा 2 सेकंड में। एक साहब और थे, कोई फोन, कोई गुहार भी नहीं लगाई, कुछ नहीं। अपनी बीवी को तो भेज दिया, बच्चे को भेज दिया, और नहीं वो तो ठीक है। जब बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर की बात है, ये बुलडोजर की बात है
बुलडोजर के पहले कभी आपके कभी पास बोला रिक्वेस्ट नहीं आई कि इसको मत तोड़िए या इसको पेंडिंग में डाल दीजिए? उनको मालूम था क्या होगा, इसलिए उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं कि उनका भागते भूत की लंगोटी, कुछ कर लो, नया निज़ाम है, कुछ हो सकता है। और टेस्ट केस, टेस्ट बैलून जैसे होता है कि अगर पकड़ गए तो बात दूसरी है, कुछ माफ़ी तलाफी ले दे के ख़त्म कर देंगे। ये क्या मालूम था कि हो जाएगा, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। एक और माफिया हुआ है यूपी के गाजीपुर से, पिछले साल मारा गया जेल में, कहा हार्ट अटैक से गया है, पर सवाल उस पर भी बहुत उठे हैं। कई बड़े रसूखदार पदों पर रह चुके लोगों का रिश्तेदार या उनका नवाजा पोता बहुत कुछ मुझे मालूम है मुख्तार अंसारी की आप बात कर रहे हैं। हाँ। आप पत्रकारों की बड़ी अच्छी अदा है, उसको सलाम, उसके जज्बे को। कहीं कोई चीज आ जाती है, जुडिशियल कमीशन आ जाता है, पोस्टमार्टम आ जाता है, उस पर आपको एतबार नहीं है। नहीं, हमको सर पूरा एतबार। हाँ, तो आपने कहा कि साहब उसकी बड़ी संदिग्ध, अरे हमने थोड़ी ना उठाया सर, अफजाल अंसारी ने उठाया। मेरे हिसाब से तो मैं मान चुका हूँ हार्ट अटैक ही था। जी, हार्ट अटैक था। आपको अगर कोई शिकायत है, जाके कोई शिकायत से नहीं, जा करके सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। वो आप कराएंगे नहीं? नहीं सर, बचन बहादुर मैं मान चुका हूँ। मैं आपकी बात नहीं कि जिन लोगों ने गवर्नमेंट की अतीक और अशरफ पे जुडिशियल कमीशन बैठा, जुडिशियल कमीशन ने कहा कि पुलिस की त्रुटि नहीं है, आप वो भी कोई मानने को तैयार नहीं। अगर माने, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता है, मुख्तार के बड़े भाई जो हैं वो तो बड़े भाई हैं, तो खून का रिश्ता तो उनको निभाना ही निभाना है, लेकिन जो सामान्य जन है, पत्रकार है, एक हैदराबाद से सांसद भी आए थे यही कहने। हाँ, क्यों नहीं, गरीबों का मसीहा है वो, तो गरीबों का मसीहा है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न जब गुजर गए थे, जो भारत और हिंदुस्तान की शान थे, उनके नमाज जनाजा में जाना जरूरी नहीं था, क्योंकि उसके में कोई लाभ नहीं था, राजनीतिक लाभ नहीं था। बुरहान वानी के भी जाने में बहुत राजनीतिक लाभ है, इनके यहाँ गरीबों के तथाकथित मसीहा के यहाँ जाने में है, और जो फातिहा है उसमें जो है लाभ है। तो सवाल ये उठता है कि जहाँ लाभ होगा, और जो सांसद हैं शायद जिन्होंने ये कहा कि हाँ साहब इसमें जो बहुत असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी तो वहाँ गए थे उसमें, लेकिन जो आपने मुख्तार के भाई ने इस पे शक जाहिर किया, अफजाल ने, हाँ, अफजाल अंसारी जी ने, एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जब बात कर रहा था। बहुत अच्छा बोलते हैं अफजाल अंसारी, बहुत अच्छा बोलते हैं, सधा हुआ बोलते हैं, लेकिन ये मैं उनसे हर बात से एक एक लफ्ज़ से असहमत हूँ। आपका अविश्वास हो सकता है, लेकिन वहाँ पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने किया 3 ने, वहाँ पर पूरी एक कमीशन ने जांच किया, हर चीज़ हुई है, जो मेडिकेशन था उसकी पूरी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है। आपको एतबार नहीं है, आपने मन में एक पूर्वाग्रह से एक धारणा बना ली, अब उसको जो है वो ब्रह्म सत्य है, वही परम शाश्वत है, ऐसा नहीं हो सकता है। और हाँ, दूसरी चीज़, जो कुछ लोग जो है माफियाओं के बड़े हमदर्द, और उसके लिए द किंग कैन डू नो रॉन्ग, द माफिया कैन डू नो रॉन्ग। माफिया गलती कर ही नहीं सकता, गलती तो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। माफिया तो ऊपर से आसमान से अवतरित हुए हैं, ये वो फरिश्ते हैं जो मानवता और इंसानियत का कल्याण करने के लिए जिनका अवतरण हुआ है। तो जो ये समझते हैं वो तो कहेंगे ही कहेंगे, जो उनके टुकड़ों पे पलते हैं वो तो कहेंगे ही कहेंगे, जो उनके जूते चमकाने के आदि वो तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन कानून के लिहाज से बिल्कुल विपरीत है। मुख्तार अंसारी से कभी आपका सामना हुआ? 1-2 बार हुआ था, लेकिन वो दूरी से, कोई डायलॉग शेयर नहीं हुआ? नहीं, डायलॉग नहीं, वो होशियार था, वो अलर्ट रहता था, वो देख लेता था कहाँ पर है। 1-2 बार जैसे डीजी ऑफिस में वो आया था, जब मैं आईजी एसटीएफ था, जब मालूम पड़ा कि मैं बैठा, तुरंत गाड़ी, हमने कहा तुरंत इनको बुला के लिया, तब तक गाड़ी लेके वो निकल गया। एक बार असेंबली में मैं बैठा था, तो वो निकल गया, फिर आने लगा, देखा कि मैं बैठा हूँ यहाँ गैलरी में, तो उल्टी तरफ से फिर वो वापस चला गया। ये नेता इनके इतने चरण चुंबक कैसे हो जाते थे? आपने तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा। आप मुझे बताइए, चरण चुंबक आदमी क्यों करता है? जब या तो कमाऊ पूत हो, या हमारी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि में मददगार हो, और दोनों में हो तो सुभान अल्लाह। सोने पे सुहागा, दोनों हाथ में लड्डू, सर कढ़ाई में, नोट भी और वोट भी, तो वो गरीबों का मसीहा नहीं होगा तो क्या आप होंगे? गरीबों का मसीहा तो वही होगा, आप तो नहीं होंगे, न मैं होऊंगा। उस टाइम पर तो ये भी चर्चा चलती थी कि कुछ पकड़ें जो ये लोग करते थे, चाहे वो अतीक हो या मुख्तार हो, मंत्री और विधायकों के आवास में वो पकड़ें रखी जाती थी। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। नंद किशोर रुंगटा बड़ा संवेदनशील अपहरण हुआ था, बनारस में हुआ था, जिनको बाद में मार भी दिया गया था। मार ही दिया था, पैसा भी लिया और हत्या भी की। क्या केस था सर ये नंद किशोर रुंगटा, एक मैं समझता हूँ ये तो विश्व हिंदू परिषद के वो थे, या हिंदू महासभा के थे, पार्टी बेरर थे, अच्छे व्यापारी थे। अपहरण किया, 1 करोड़ की मांग की, पैसा भी ले लिया और मार भी दिया। कृष्णानंद राय विधायक, उनकी जो हत्या की, तो अब आप जिस तरीके से
आप ये देखें कि अपने गनर जिसका भाई या भतीजा राजपूताना राइफल्स में कश्मीर था, उसको भगवा करके कि LMG लेके तुम फरार हो जाओ, 1 करोड़ उसको दे दिया। नहीं, 1 करोड़ जैसे लूज चेंज हो गया, 1 करोड़ आपको कमाने में जीवन निकल जाएगा आपका, लेकिन 1 करोड़ रिश्वत देके कि तुम लाइट मशीन गन लेकर के भाग जाओ और आ जाओ, जिससे कि हम कृष्णानंद राय की एक फील्ड ऑपरेशन वेपन होता है कि 1 किलोमीटर से भी अगर हम मारे तो दुश्मन बच ना पाए, बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी मारे तो हमारा निशाना खाली ना जाए। तो ये 400 राउंड 500 राउंड गोलियां चली थी सेनाडी हत्याकांड की। नहीं, इससे ज्यादा गोली चली थी। कृष्णानंद राय की बॉडी में ही निकली थी सैकड़ों गोलियां, और उसके बाद मुन्ना बजरंगी ने उनकी शिखा काट करके उसका जेब में रख ली। जी हाँ। तो ये जिस तरीके का हत्याकांड मैंने आपको बताया, 2 ही काफी हैं, नंद किशोर रूंगटा और कृष्णानंद राय। ये क्या पर्याप्त कारण नहीं? और फिर भी आप कह रहे हैं गरीबों का मसीहा है। दिमाग का इलाज कराएं जो कहते हैं गरीबों का मसीहा है। मुन्ना बजरंगी की आपने बात कही, उसकी बागपत जेल में उसकी हत्या हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से इस तरह की वारदातें हो जाती हैं एक जेल के अंदर जहां पर पूरा प्रशासन मुस्तैद है? प्रशासन तो हमेशा मुस्तैद होता है और प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता भी है। तो आपका समझ प्रशासन मुस्तैद है तो क्या अपराध बंद हो जाएंगे? तो सर जेल में तो ब्लेड भी गिनती के मिलते हैं और गिनती के वापस सामान्यतः जाते हैं। सिद्धार्थ जी, यही होना चाहिए। हमारे ही देश में प्रधानमंत्रियों की भी हत्या हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस नाकारा है? सारे सुरक्षा उपाय सब कुछ होने के बावजूद भी अपराध 80 से 90%, 99.9%, 99.99% तक कंटेन हो जाएंगे। 100% अपराध तो इजराइल भी और चीन भी नहीं रोक पाया है। 100% अपराध, और ये जो हुआ ये गलत हुआ। व्यक्तिगत मैं बता दूं, मुन्ना बजरंगी, थाना समयपुर बादली, दिल्ली बॉर्डर, लेट राजवीर सिंह ACP दिल्ली पुलिस और हमारे अविनाश मिश्रा की टीम सर्वेलेंस पे, और वो आ रहा है। हमारे STF और दिल्ली स्पेशल ब्रांच ने उसको घेरा, गोली चलती है और मुन्ना बजरंगी को मार दिया जाता है। मुन्ना बजरंगी की लाश लेकर के आते हैं सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में, और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है। 10 मिनट देखते मुन्ना बजरंगी खड़ा होकर, बताया कितना शातिर दिमाग का था, खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, पुलिस वाले मेरी जो है फर्जी मुठभेड़ कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी पत्नी सीमा सिंह ने जाके हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किया। अजय राय शर्मा साहब, स्वर्गीय जो ADG STF थे, मेरे आपके बॉस थे? जी, मेरे बॉस थे, और मेरे ऊपर कि साहब देखिए फर्जी मुठभेड़ कर रहे थे। और वो मुकदमा चला कई साल तक चला। बाद में खत्म तभी हुआ जब ये घटना हो गई, मुन्ना बजरंगी मार दिए गए। कंप्लेंट बन जाता है तो विवाद अपने आप खत्म हो जाता है। तो आपका जो पहला सवाल था कि आपके मुकदमे चले कैसे और खत्म कैसे, खत्म ऐसे ही हो गए। तो जब वो खुद ही मार दिया जेल में तो मुकदमा अपने आप इनफ्रक्चुअस हो गया। तो मुन्ना बजरंगी का ये केस था, जेल में अपराध होते रहे। सुकेश चंद्रशेखर के यहाँ फिल्मी हस्तियाँ क्यों जाती थी, वहाँ पर हीरोइनें क्यों जाती थी, वहाँ पर स्पूफिंग ऐप कैसे पहुँच जाते थे, वहाँ पर हर तरीके की फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक सुविधा कैसे, एक ही चीज़ है, एब्सोल्यूट करप्शन। लोग कहते हैं हमने बहुत सुधार दिए, बड़े से बड़े दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हों या कोई भी जेल स्टाफ हो। हकीकत ये है, आज तक आपने सुना है कितने जेल ऑफिसर्स डिसमिस हुए, जेल भेजे गए? मुझे तो नहीं याद है कि कोई डिसमिस हुआ हो या जेल भेजा गया हो। तो आपने दरअसल जैसे जहां होना चाहिए था, जैसे कैसे होना चाहिए था, एक होता है सिगरेट के बट को बूट के नीचे रख करके रगड़ दीजिए। अगर आपने ये नहीं किया तो होली में जैसे साली अपने जीजा को चंटी मारती है हल्के से दिखाने को, और वो छेड़छाड़, ये छेड़छाड़ हो रही है, दंड के नाम पे छेड़छाड़ हो रही है। ये छेड़छाड़ करेंगे तो ये सब अभी और होंगे। उसके अलावा कितने धन पशु गए तिहाड़ में, दिल्ली की जेलों में, उन्होंने भी पूरी सुविधा भोगी। इसके अलावा कितने लोग गए। और आज तो अगर आप कुछ देखें, मुझे याद आ रहा है, स्टिंग ऑपरेशन है, औसत कैदी का रिक्वायरमेंट है 10,000 रुपये रोज कि तुम्हें सामान्य दाल चावल मिल जाएगा, सामान्य तुम्हें कंबल मिल जाएगा, सामान्य तुम्हें हर चीज की एक रेट लिस्ट है। तो उनका अगर सामान्य ये है तो उसके बाद क्या, उसके बाद ये कि तुम्हारे बलात्कार नहीं होगा, तुम्हारी कुटाई नहीं होगी, तुम मारे कूटे नहीं जाओगे, तुम्हारे खाने में पेशाब नहीं किया जाएगा। जेल में कैदी दूसरे कैदियों का बलात्कार करते हैं, ये अब बहुत आम बात हो चुकी है। ये बड़ी सामान्य बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये होती है। और ये कैसे होती है, क्यों हो जाती है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। ये करवाई जाती है, मैं पूछूं आपसे, करवाई जाती है। पुरुष कैदी का हाँ, होमोसेक्सुअलिटी ये इस चीज़ के बारे में ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। लेकिन जहाँ जेल स्टाफ अच्छा होता है वहाँ सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, जेल के भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एवेन्यू ये भी है। लेट्स गेट बैक टू अतीक।
अतीक का जो मोडस ऑपरेंडी था वो इन सारे क्रिमिनल्स में सबसे ज़्यादा ब्रूटल रहा है। नहीं, ये कहना मुश्किल है कि इनका ब्रूटल था, कि मुख्तार अंसारी का था, कि शहाबुद्दीन का था। शहाबुद्दीन ने तो फूल बाबू को तेजाब से नहला दिया था, बाप बेटे को, चंदा बाबू, चंदा बाबू को। उनके बेटों को। हाँ, और इसके बाद आप आइए अतीक। अतीक ने जिस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या की, जिस तरीके से नंद किशोर रुंगटा कहता कि वो क्या बहुत ही उदारता से, बहुत ही करुणा के साथ की, वो भी उतनी ही विभत्स थी। हाँ, अतीक का जो तौर तरीका था वो एक साइकोपैथ का था। खाल उतार लेना, जैसे कांस्टेबल को पकड़ा उसकी पूरी खाल उतार लेना, कांस्टेबल की। हाँ, और उस पर लोथड़ा फेंक देना कि हाँ उठा ले जाओ इस लोथड़े को। ये किस साल की बात है? ये बहुत पुरानी बात हो गई है, जब नए नए अपने करियर में उतर रहे थे, तो अपना आतंक फैला रहे थे। 1990 के पहले की, उसके आसपास की उसके आसपास की 89-90 की बात होगी। ये क्या मामला था सर? ये कांस्टेबल गया था कुछ संबंध देने, किसी ने बुलाया है तो उनको पकड़ करके बंद कर दो इसको, और पकड़ करके उसकी खाल वाल खिंचवा ली थी। उसके बाद 2 सिपाही और उन्होंने पकड़ लिए थे, तो मुख्यमंत्री ने फोन किया, अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम है, छोड़ दो सिपाहियों को। तो इसकी नौबत क्यों आई? क्या होना चाहिए था? पुलिस के पास क्या अख्तियार थे? इसको अंग्रेजों के ज़माने में कहते थे मज़ाहिमत, और मज़ाहिमत के ऊपर पूरी ताकत शासन प्रशासन की लग जाती थी और मिट्टी में मिला देती थी। क्योंकि सिपाही सिर्फ सिपाही नहीं है, भारत के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और संविधान का प्रतीक है। उसका अपमान पूरे भारत का अपमान है। इसीलिए ये होता था कि बिल्कुल जा करके रौंद दो, कहते थे लाचिरागी की हालत हो जाती थी। हाथी लेकर के डीएमएसपी जाते थे, गांव में जितने भी ऐसे मकान थे सबको गिरवा देते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही होता था, लेकिन जो उद्देश्य और अभिप्राय क्या था कि सजा जितनी अधिक आप दे सकते हैं उतनी दीजिए, जितनी दर्दनाक दे सकते हैं, जितना तोड़ सकते हैं, जितना आप तोड़ सके। मनोबल तो दोबारा कोई दुस्साहस न करे, क्योंकि जहां जहां लाचिरागी तब हुई थी, आज तक किसी ने दुस्साहस नहीं किया कि पुलिस और थाने पर आक्रमण करे। मुख्तार कई मामलों में ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रहा है अतीक से। वो बहुत षड्यंत्रकारी के तौर पर मैं उसको देखता हूँ कि यहाँ केस किया, फिर जाकर पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी में धंधे चलाए। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता था? बाहुबली था, ठेके का उसका काम था, ठेके लेता था, हर तरीके के ठेके लेता था, ट्रांसमिशन टावर से लेकर के सड़कों का लेता था। और जो सबसे बड़े उसके 2 शूटर थे, हैप्पी और रॉकी, जो मुझे नाम याद आ रहा है, पंजाब के ही थे। और जब यहाँ पर मालूम पड़ा कि अब सरकार बदल गई, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, तो पुराने केस में अपनी जमानत निकाल के वहाँ जेल में रहा, और लगभग पंजाब के जेल ने उसके ऊपर 60 करोड़ रुपए खर्च किए, वकीलों पे 60-70 करोड़ रुपए, अरे लाख रुपए खर्च किए, करोड़ नहीं लाख खर्च किए। और फिर उसके बाद पंजाब से लाने में पूरी ताकत पंजाब सरकार ने लगा दी कि वो यूपी न आने पाए, उसको बचाने के लिए। और रोपड़ जेल में भी ये कहा जाता है वो किसी अच्छे से क्वार्टर में रहता था, अंदर पूरी सुविधा रहती थी। गाजीपुर जेल के बारे में अगर आप देखें, तब की जो कहावत है, जब गाजीपुर जेल में था तो वहाँ मछली का तालाब एक बनाया गया था, जिससे कि जब भाईजान को ताज़ी मछली खानी तो तालाब से पकड़ के लाए, और भाईजान को बैडमिंटन कोर्ट एक खास बना था, और तत्कालीन डीएम गाजीपुर जाकर के भाईजान के साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो ये तो एक तरीके से स्टेट गेस्ट की तरह ट्रीट होता, रोज रात में जब चाहे बाहर निकल आता, जब चाहे। अब अतीक के तो एक बेटा हो, जब तक उनका जेल सेंटेंस चल रहा था तो उनका तो एक बेटा पैदा हुआ था। अब निष्कर्ष सबके सामने है। ठीक बात है। एक और क्रिमिनल हुआ है जो कि यूपी पुलिस के लिए एक पोस्टर बॉय है इन दिनों। मारा वो गया 96-97 में, लेकिन आज उसके क्रेडिट लेने वालों के बीच में एक गजब की होड़ लगी। खासकर मैं यूट्यूब पर इस चीज़ को देखता हूँ कि सब कोई कहता है मैं श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर में था, मैं था। आप उस टाइम पर आईजी थे एसटीएफ के, कौन कौन था जिनको आप देखते हो, जिनकी भूमिका अहम है, और श्री प्रकाश शुक्ला क्या गलतियां कर बैठा जो पकड़ा गया? सबसे पहली चीज ये है कि श्री प्रकाश को लार्जर देन लाइफ हमने पेंट किया, लार्जर देन लाइफ पेंट किया। क्रिमिनल बड़ा था, कोई संदेह की बात नहीं, शातिर था, कोई संदेह की बात नहीं, खूंखार था। सर वो एक लड़का था और उसकी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग हुई कहाँ, कैसे वो इतना बड़ा बन गया? गोरखपुर तो एक नर्सरी बन चुका था। वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी की जो आपसी लड़ाई थी, कास्ट ओरिएंटेड लड़ाई थी, पॉलिटिकल लड़ाई थी, गोरखपुर में सारे रेलवे के टेंडर और ठेके को लेकर के जो लड़ाई थी, तो वहाँ पर तो नर्सरी बन गई थी। गोलघर में ये सामान्य बात थी कि दोनों जेबों में पिस्तौल रख करके लफंगे घूमा करते थे। ठेके लेने भी ऐसे ही ठेके लेने में चाहते। मेरी समझ में एसटीएफ ने कुछ लड़के भेजे थे कि जरा जाके टेस्ट करो, नया कि जाके देखो
कि ये काम होता क्या है। तो एसटीएफ के जो यंग सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल थे, ये जाकर के एक जगह रुके, जाकर के सिर्फ उन्होंने ये किया गलती कि ठेके के फार्म लेके रेलवे से आए। शाम को जब वो बैठे थे तो कुछ मवाली आए, दरवाज़ा भड़बड़ाया कि भाई आप लोग यहाँ नहीं, कौन हो तुम लोग? साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, नौकरी मिली नहीं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सोचा ठेके वेके में। उनका नौकरी ठेका तब मिलेगा जब जिंदा रहोगे, अपनी सलामती चाहते चुपचाप जाओ, अगली ट्रेन से निकल जाओ, नहीं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के हम कर देंगे बराबर। मतलब कोई दूसरा आदमी ये शुरुआती दौर की बात ये मैं तब की बात बता रहा हूँ सिद्धार्थ जी, तब की। तो एसटीएफ को इंटेलिजेंस इस तरीके से मिलना शुरू हुआ, लोग समझ गए कि यहाँ पर एक ही दो प्लेयर्स हैं जो ठेके ले सकते, बाकी कोई एंट्री आई तो आपके सामने नतीजा ये होने वाला है। अब उसके बाद हमने बढ़ने कैसे दिया, इसको कहते हैं कि आपने बड़े प्रयास किए होंगे, नालायकी के बड़े कीर्तिमान स्थापित किए होंगे, जो इस तरीके की दुर्व्यवस्था नाक के नीचे हो रही है। एक फोटो लेने में पसीने छूट गए थे यूपी पुलिस के। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोफेशनल काम में दिक्कत नहीं है। अब इसकी कमजोरियां अय्याश, जातिवादी, रेकलेस, इनडिस्क्रीट, गलतियां तो उसके चरित्र में, व्यवहार में कई थी, लेकिन शातिर दिमाग का खूंखार अपराधी था। एक वर्ग का उसको सहयोग था, पैसे की कमी नहीं थी, ये उसकी शक्तियाँ थी। तो अगर आप पूरी स्वॉट एनालिसिस करें, और जब कभी कोई फुटबॉल टीम जीतती है, क्रिकेट टीम जीतती है, तो पहला क्रेडिट किसको जाता है? कैप्टन को जाता है। बाकी सबको तो ठीक है, इन्होंने बैटिंग अच्छी की, इन्होंने बॉलिंग अच्छी की, 6 विकेट लिए, इन्होंने जो है बड़े महत्वपूर्ण कैचेस लिए, विकेट कीपर ने बहुत अच्छे कैच लिए। अब उसके ऊपर हम देखें तो मुझे जो नाम याद आ रहे हैं, अब आप अरुण कुमार को कैसे भूल जाएंगे, तत्कालीन एसएसपी को। अब आप नंबर देने की बात करेंगे, वैसे तो 100% नंबर अजय राज शर्मा साहब को। पहले कल्याण सिंह जी को सुपारी का जो पहला हिंट मिला था, उसके बाद जिन्हें सबसे पहले बुलाया गया था। नहीं, अजय शर्मा तो पहले से थे। नहीं, उनसे बुलाकर सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये आप एसटीओ बनाए और एसटीओ बना करके आप ये कार्रवाई करेंगे, तो अजय राज शर्मा साहब। उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है एसटीएफ बनने की। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि एसटीएफ बनने में कहा तो गया था, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी। हमारे डीजी केएल गुप्ता साहब थे और आरआर शाह साहब प्रमुख सचिव गृह थे, और अजय राज शर्मा साहब थे, बड़े प्रतिभाशाली। ये अब 2 तो दिवंगत हो गए, हमारे केएल गुप्ता साहब अभी हाल में गुजरे हैं, अजय शर्मा साहब भी गुजरे हैं। अब आप कैसे कह देंगे कि क्रेडिट केएल गुप्ता साहब को नहीं जाता है? ठीक है, वो बहुत ही उदार दृष्टिकोण के थे, लेकिन पुलिस में ये होता है कि 99% प्लानिंग, एक्सिक्यूशन, इंटेलिजेंस जनरेशन इज एट द लेवल ऑफ द एसटीएफ। एसटीएफ का मतलब अजय राज शर्मा साहब। जो लोग अजय राज शर्मा साहब के व्यक्तित्व से वाकिफ हैं, वो उसके अलावा जवाबदेही और फाइल वर्क भी, वो सब कुछ उनका है। वो साइलेंट वर्कर थे, जबरदस्त उनका सिक्स सेंस और इंट्यूटिव पावर्स। इंटेलिजेंस तो ऐसी थी कि जिस आदमी ने 400 की तनख्वाह में 350 रुपए अपने मुखबिरों के ऊपर निवेश कर दिया, वो कितना प्रोफेशनल हो सकता है कि आपको अंदाज होगा उसका। और मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले टीम के कैप्टन को, फिर उस टीम के वाइस कैप्टन को अरुण कुमार, सारा श्रेय जाता है इन दोनों को। बाकी तो श्रेय सभी को जाता है, जो टीम में थे उनको श्रेय जाता है। मैं किधर श्रेय नहीं, तो बिल्कुल नहीं। मैं राजेश पांडे को भी कहता हूं, अविनाश मिश्रा को भी कहता हूं, लेकिन टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन के बाद में आता, उसके पहले नहीं आ सकता है आपका, आ भी नहीं सकता है। मैं ये भी कहूंगा, और हम लोग कभी इसके पीछे भागते भी नहीं है। नहीं, आजकल तो रेस लगी हुई है सर। वो अंग्रेजी में कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। और कहीं फेलियर हो जाए तो वहाँ अनाथ होते हैं। जिस अविनाश मिश्रा की हम बात कर रहे हैं, मेरठ में एक बड़ा शातिर एक अपराधी था। उसने एक घर में, उसका पैसा वसूलने का तरीका ये होता था कि जब घर पर बैठता था तो उसने पहले जब मान लो पैसा मांगा कि हमें इतने करोड़ दे दो, नहीं दिया, दोबारा कहा नहीं दिया, तो जब शाम को पूरा घर 3 जनरेशन, दादी, माँ, बहू और बेटी, नाती पोते बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वो जाके कहता कि तुमसे सेठ हमने पैसा मांगा, तुमने नहीं दिया, अब देखो। जो सबसे बूढ़ी जो थी दादी, उनको सबके सामने किया बलात्कार। भाई कहा गया, भाई पुलिस में रहने से फायदा क्या, कि अगर ये तुम इस तरीके का ये हो रहा है, ये तो लानत है, डूब मरने की बात है। अविनाश मिश्रा ने देखा न ताओ, मुठभेड़ में उनको, वो गिरोह बड़ा रिसोर्सफुल था। अविनाश मिश्रा को
जेल हो गए इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद जेल हो गए। हमारे डीजीपी लेट डॉक्टर गिरीश बिहारी मेरठ आए, हमने कहा सर हमारा बड़ा जाबाज इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा देहरादून जेल में है, तो उनका 2 फूल माला अच्छी किस्म की मंगाओ। उनका क्यों सर? उनका हम चलते हैं देहरादून, हेलीकॉप्टर वहीं उतारते हैं, एक माला तुम पहनाओगे, एक माला मैं पहनाऊंगा, मैं देखता हूँ किसका क्या है। जेल में है जिसने भेजा भेजा, लेकिन मैं तो पहनाऊंगा माला। मैं दर्शकों को यहाँ बता दूं, तब उत्तराखंड नहीं बना था। तो मैं जो बता रहा हूं, लेकिन फैक्ट यह है कि अविनाश मिश्रा अपने बारे में नहीं बोलता है। अविनाश मिश्रा के रोल के बारे में आप भी कम जानते हैं, लेकिन उसके हर एनकाउंटर में, खादिम शूज का एनकाउंटर कैलकाटा में हुआ, उसने अपने बारे में एक शब्द नहीं कहा। ये मेरा, मैं फर्ज है आपको बताना, जिस जगह भेजा अविनाश मिश्रा का सक्सेस रेट 100% था। स्ट्राइक रेट 100%, 99.9 नहीं। लेकिन जो एक डिसिप्लिन की बात होती है अपने बारे में चर्चा नहीं कर। अब ये बात दूसरी है कि उसका काम ही इतना अच्छा है कि इंस्पेक्टर अविनाश को लेकर के मैंने सुना, मैं देखता तो नहीं हूं, सुना कि कई सीरीज बनी है और एक बड़ा अच्छा हीरो उसका रोल प्ले कर रहा है। आपको मालूम है ये बात कि नहीं मालूम है? शायद भौकाल की बात कर रहे हैं नहीं, भौकाल की नहीं, इंस्पेक्टर अविनाश एक सीरियल बना और रणबीर या रणधीर, ये कोई हीरो है, बड़ा टॉप का हीरो है, वो इंस्पेक्टर अविनाश का रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि मैं लगता है आप भी नहीं देखते। नहीं, मैं सिनेमा ज्यादा नहीं देखता। तो आप अगर उस पर जाएंगे तो ये बहुत अच्छा एक सीरियल बना, कई उसके वो बने हैं, अविनाश मिश्रा के जो कृत्य हैं उसको लेकर के है। आप देखिएगा जरूर, मेरी संस्तुति ये होगी। जी सर, मैं अब जरूर देखूंगा। सर, यूपी में पहले जिस तरह के अपराध होते थे, माफिया राज था, क्या अब वो माफिया राज है? अभी भी माफिया है यूपी में? स्पष्ट तो वही बात है, आपसे कहा जाए कि बात क्या संक्रमण बॉडी में समाप्त हो जाता है? संक्रमण कम ज्यादा हो सकता है, खत्म नहीं होता है। आज आप कह सकते हैं कि हाँ 95%, 90% कहते हैं कि 10% तो आज भी मौजूद हैं, और कहाँ मौजूद हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप जरा जाकर के अपने घर के बाहर या कहीं ठेका, या कहीं जो ठेका हुआ है और जो ठेके हो रहे हैं उसमें जो सड़कें टूट रही हैं, पुल टूट रहे हैं, ये क्या माफिया गतिविधियां नहीं है? ये ठेके को लेकर के और जो पेपर आउट हो रहे हैं, ये क्या माफिया एक्टिविटी? तासीर बदल गई है। तासीर बदल गई। अब फाइनेंशियल फ्रॉड्स की तरफ ज्यादा आ गया है, नेटवर्किंग के जरिए ज्यादा आ गया है। माफिया को लेकर एक आखिरी सवाल है कि धनंजय सिंह भी एक बाहुबली रहे हैं, अभी भी उनकी एक पहचान बाहुबली की ही है। कैसे वो बचे रहे इन 7-8 सालों में? आदमी क्यों बचता है, क्यों फंसता है? और पुलिस ने एक और चीज है कि 7 महीने वो आदमी घूमता रहता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। वो क्रिकेट का टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हैं, कुछ गेंदे खेलते भी हैं और पुलिस को पता नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बता दें, क्या धनंजय सिंह किसी अपराध में वांछित है आज? अगर वांछित है तो मैं सबसे पहले अभी तो बरी डीजीपी को कि तुरंत गिरफ्तार करें धनंजय को। कैसे घूम रहा है ये? सर, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ कि 7 महीने वो यूपी में थे और तब वो वांटेड लिस्ट में थे और तब उनकी ये सारी एक्टिविटीज हो रही थी, पूरा काफिला लेकर आते थे और पुलिस को कुछ पता नहीं चलता था। ये तो हम मानने को तैयार नहीं कि पुलिस को मालूम है। पुलिस को सब कुछ मालूम है, बल्कि धनंजय सिंह से ज्यादा पुलिस को उनके बारे में मालूम है, जितना धनंजय सिंह को अपने बारे में मालूम नहीं होगा। अगर नहीं गिरफ्तार किया तो शायद कोई उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन अब आप बात आते हैं कि अगर वांछित था तो शायद मुझे जो याद आ रहा 2022 में या तो आत्मसमर्पण किया या गिरफ्तार थी, लेकिन जेल यात्रा की है धनंजय। नहीं, जेल यात्रा की है, लेकिन 7 महीने वो घूमा भी है। अब इसका क्या औचित्य है? अब अगर मैं तर्क देना चाहूं, जो कि मैं तर्क देता हूं, माफिया का मैं कभी तर्क नहीं देता हूं, गिरफ्तारी की टाइमिंग इसका निर्णय पुलिस करती है, आरोपी नहीं करता, न जनता करती, न हम आप करते हैं। अब थोड़ा सर आपके कार्यकाल के बारे में बात करना चाहूँगा। 1996 में आपने एक ऑपरेशन मजनू चलाया था नोएडा में। तब कहा जाता है कि उस टाइम लड़कों ने ब्लैक टी शर्ट पहनना बंद कर दी थी क्योंकि आप ड्यूटी पर थे। ये बिल्कुल सही, राष्ट्रपति शासन का युग था, रोमेश भंडारी जी महामहिम थे और यहाँ पर बिल्कुल एक एपिडेमिक की तरीके से छेड़खानी शुरू हुई थी। नोएडा नया डेवलप हुआ था और कॉल सेंटर्स में और ऑफिसेज में बच्चियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और छेड़खानी की वो थी, एक भयावह स्थिति आ रही थी। कई बलात्कार की घटनाएं भी हो गई थी जिनको कहा जाता था ये रेप पॉइंट है, कि बिल्कुल हो जाएगा, और उसको किया भी गया। तौर तरीके बिल्कुल थोड़े डिफरेंट टाइप के थे, उसके तौर तरीके बिल्कुल वो जो बाय द बुक कोई सोल्यूशन नहीं था। बस उनको समझा दिया मजनू कैसा होगा देखने में, क्योंकि जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं उसकी भाव भंगिमा, आपके बड़े बाल, कंधे तक बाल, क्या उसको जुल्फ़े कहेंगे, आँखों में सुरमा, एक कान में बुंदा, अब ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मुझे बताया गया कि लफंगे नॉर्मली यही सब, काली टी शर्ट, 3 बटन खुले हुए, यहाँ आवारा हूँ या आई लव यू ये सब लिखा होगा, कोई फूहड़, कोई स्लोगन लिखा होगा, और अजीब अजीब तरह के पतलूने, जीन्स
हाई हील के जूते और पान की दुकान जो बच्चियों के स्कूल कॉलेज के बाहर हैं या ऑफिस से जहाँ ना तुम्हारी माँ काम कर रही, ना बहन काम कर रही, ना मौसी काम कर रही हैं, परिवार की कोई महिला काम नहीं करी, कोई, फिर भी तुम वहाँ घंटे पर बैठ के कभी बाईं तरफ देख रहे हो, कभी दाईं तरफ देख रहे हो, बाल ऐसे काढ़ रहे हो जैसे देवानंद काटते होंगे घंटों घंटों। और उसके बाद जब पूछा जाए तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं कि ऐसे सब जो तुम्हारे हैं। अब थोड़ा सर यूपीएससी की तरफ आ जाते हैं। यूपीएससी से इन दिनों मुझे, जबकि मैं एस्पिरेंट नहीं रहा, कभी कभी मैंने तैयारी भी नहीं की, फिर भी मुझे बड़ी शिकायतें, बड़ी तादाद में गलतियां हो रही हैं, बड़े तादाद में ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि गलत लोग अंदर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं दिखता जो इंसान ठीक से चल रहा है, वो उसने कागज़ में खुद को लंगड़ा अपाहिज बताया हुआ है, उसको उसका फ़ायदा मिलता है। कोई महिला कहती है कि उसको ठीक से नहीं दिखता है और बाद में अचानक से उसकी आंख में रोशनी आ जाती है। यूपीएससी को ये सब दिखना बंद हो गया है क्या? यूपीएससी एक बहुत प्रतिष्ठित स्वायत्तता प्राप्त एक संगठन है और इसका रिकॉर्ड बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन जिस बातों को आपने इंगित किया है, अभी महाराष्ट्र में एक आईएएस अफसर के बारे में, हाँ, पूजा खेड़कर, और ऐसे कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें विकलांगता सर्टिफिकेट या दिव्यांग सर्टिफिकेट या आपके जाति प्रमाण पत्र या इस तरीके की बातें आई हैं। ये पहले नहीं होती थी, लेकिन पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बड़े लिमिटेड थे। मैं, चूंकि थोड़ा सा मेरी जानकारी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आप ये बताएं कितने करोड़ का टर्नओवर है दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, सिर्फ मुखर्जी नगर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मत बताइए, हजारों करोड़ का ये है। और वो इसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने में, बनवा के देने में, और उसके बाद जब क्रिमिनल एंटीसीडेंट सामने आते हैं तो मैं चाहूँगा कि जिनके बारे में, और मेरा परामर्श भी होगा यूपीएससी में, कि अपनी सेंसरिंग, जो भी आरक्षण का लाभ ले रहा है उसकी स्क्रूटनी 3 बार होनी चाहिए। एक बार आप स्वयं करें, दूसरी बार आउटसोर्स करें, और तीसरी बार पुलिस एजेंसी से कराएं, क्योंकि जो स्थिति है, आपने अगर एक भी फॉल्ट लाइन, अगर एक भी गलत अफसर आया, ये मान के चलिए वो सुल्ताना मान सिंह दोनों को रोल कर देंगे, उसका भी बाप होगा वो, क्योंकि उसके आगमन ही की जो शुरुआत है वो भ्रष्टाचार है। अब हम बात करते हैं जो लाखों करोड़ों खर्च करके फर्जी सर्टिफिकेट दे करके आया है यूपीएससी की, मैं भी यही कहूँगा, आंख में धूल झोंक करके आया है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? सर, ऐसा लगता है कि यूपीएससी चाहता है कि उसके आंख में धूल झोंके जाए। एक ट्विटर पर पेज है खुरपेश करके, उसने करीब 1-2 महीने तक ये पूरी सीरीज चलाई है और बड़ी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया कि साहब, आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि आप लंगड़े हैं, उम्मीद है कि ये लंगड़ाहट हमें कल के दिन आपके वीडियो में दिख जाएगी। और वीडियो भी डालें कि एक तरफ महिला या पुरुष जो भी अधिकारी हैं उनके वीडियो डालें, वो अच्छे से नाच रहे हैं, सब सारे अंग ठीक है, और अचानक से उनके सर्टिफिकेट में एक विकलांगता दिखती है और सिलेक्शन हो जाता है। गंभीर आरोप, इसकी पुनर्विचार होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए प्रत्येक केस की। इस तरीके का भ्रष्टाचार ये गरीब देश स्वीकार नहीं कर सकता है। यूपीएससी ने कहा था कि पिछले 15 साल में जितनी भर्तियां हुई हैं पूजा खेड़कर के मामले के बाद, ये उसका बयान मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, उनकी सबकी जांच होगी। एक मामला अभी तक नहीं पकड़ पाए सर। उससे अच्छा है कि सोशल मीडिया वालों को दे दें या किसी जर्नलिस्ट को दे दें, कम से कम पकड़ तो रहे हैं। सत्यता तभी आएगी जब, मैंने कहा, एक बार नहीं 3 बार जांच कराएं। एक बार खुद, एक बार आउटसोर्स करा करके, और तीसरी बार पुलिस से जांच कराएं। क्योंकि जाहिर है कि जो फॉल्ट लाइन्स दिख रही हैं, जो वेबसाइट आ रही है, सोशल मीडिया में अगर चीत्कार हुई है, तो कम से कम ये बता दें कि आपने कैसे जांच की, आपकी जांच की प्रक्रिया क्या थी, आपकी जांच की प्रक्रिया क्या थी। ऐसा तो नहीं कि अंधा बाटे रेवड़ी। एक और सवाल है सर मेरा, इस जनरेशन के जो पुलिस अधिकारी हैं या आईएएस हैं उनको लेकर, कि उनको रीलबाजी का बड़ा शौक है, अपनी वीडियो बनवाने का, बनाने का। छत्तीसगढ़ के भी एक साहब हैं, 10-12 माइक, मेडल से ज़्यादा माइक लगाते हैं वो, और चाहे वो चालान भी काट रहे हैं उसकी भी रील बनाते हैं। ऐसे अधिकारियों को आपकी क्या सलाह है? पहली चीज़ तो ये है कि इलीगल है, गैर कानूनी है। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स में ये दिया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी मीडिया से बिना शासन की पूर्व अनुमति के मीडिया से बात नहीं कर सकता है, मीडिया पे जा नहीं सकता, जब तक कि 2 है, प्योरली अगर कोई वैज्ञानिक, साइंटिफिक या कल्चरल मैटर ना हो, तब तक आप मीडिया में नहीं जा सकते हैं। आप जहां पोस्टर, मान लीजिए कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार और उसके व्याख्यान के बारे में आप दे सकते हैं, आपको परमिशन लेने। सर, वो ये कहते हैं कि हम मीडिया से बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने चैनल पर डाल रहे हैं। वो भी मीडिया है। ये जो तर्क है, अभी मैंने बात समाप्त नहीं की। दूसरा ये है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज सपोज टू बी सेल्फ एफेसिंग एंड एनोनिमस।
कि वो अज्ञात रहेगा और ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि वो महिमा मंडित हो और उसके बारे में प्रचार प्रसार हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या अपने को एनोनिमस कर रहे हैं, सेल्फ इफेसिंग हैं? आप दरअसल एक कमाई कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी कमाई हो रही है तो गवर्नमेंट को आप इंटीमेट करें और पूछें कि ये कमाई जायज़ है या नाजायज़ है। ये बिल्कुल जो स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस है उसके विपरीत है। और सरकारी ड्यूटी के दौरान अगर आप रील बना रहे हैं तो वो भी सरकारी ड्यूटी कम, रील बनाने की तरफ ध्येय अभिप्राय ज़्यादा है। आप जा करके किसी गरीब फल वाले के यहाँ जा करके 1000 दे करके उसके सारे फल खरीद लेते हैं, बाद में फल भी दे देते हैं। लोग कहते हैं वाह वाह वाह, ऐसा दरोगा होना चाहिए। बाद में मार के 4 जूते, फल भी ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि मैं समझ नहीं रहा हूं? ऐसे अधिकारियों के बारे में प्रशासन जो उनकी अथॉरिटी लेता है या यूपीएससी को कुछ करना चाहिए? यूपीएससी को तो नहीं, शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि औलाद नालायक नहीं होती है, माँ बाप नालायक होते हैं। फौज में एक कहावत है, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। हम लोग के टाइम में थे कि एक से एक बड़े कालू राम राणा गैंग, एक कंपनी कमांडर थे, उनके नाम से गैंग चलता था, मटिया मेट कर दिया। ये सारे अरमान आपके खत्म हो जाएंगे। आपके बाल कितने बड़े होंगे इसका फैसला मैं करूंगा। आप पान खा के परेड में आएंगे नहीं आएंगे ये हमारे डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है। आप महिलाओं से वांछित दूरी बना के रहेंगे ये हमको मालूम है। नहीं करेंगे साहब, ये कहां लिखा है कि मैं महिलाओं के साथ नाच नहीं सकता हूं? आप बिल्कुल नहीं नाच सकते हैं। आप और अपने कॉन्डक्ट को ऐसा रखेंगे कि विभाग और सरकारी नौकरी के ऊपर कोई उंगली न उठा सके। मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी एंड इंटेग्रिटी। एक और गैंगस्टर सर इन दिनों बड़ा वायरल है, लॉरेंस बिश्नोई की मैं बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि जेल के अंदर रह के वो देश के अंदर गैंगस्टर या गुंडई या माफिया या फिरौती इन सब से जुड़ी हुई गतिविधियां चलाता है। कुछ मामलों में ये भी कहा गया कि भारत सरकार उससे मदद लेती है इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। देखिए, हम जन चर्चा या अफवाहों पे ना जाएं। मोटी बात, जो मौलिक कानून की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई गैंग हो, अगर सलाह के पीछे से आपराधिक गतिविधियां कर रहा है, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई हो, वो प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह और एक बहुत बड़ा धब्बा है। और ये दिखाता है कि या तो आपको काम करने का तरीका नहीं मालूम, या रिश्वत खा रहे हैं, या अगर किसी तरह का कोई अप्रूवल आप कहते हैं ना, ये तो खैर अभी जन चर्चा या अफवाह के रूप में है। सर एक आर्मी अफसर हैं, रिटायर हैं, काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं वो तो उसे हीरो की तरह पेश कर चुके हैं कई बार। मैं समझता हूं कि कोई काम अगर अच्छा है तो अगर उसका औचित्य या उसका तौर तरीका इलीगल है तो इसको हीरो नहीं कहा जा सकता है। इसमें मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं। और आर्मी ऑफिसर से तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की जाती है कि किसी गलत चीज़ को, हो सकता है कि आपका वो कुछ ऐसा कोई काम कर दे जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी अपनी सीमाएं हैं, मजबूरियां हैं, तो आपने गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड को, जिसको कहते हैं अननोन गनमैन ये कर रहा है कनाडा में, अननोन गनमैन न्यूयॉर्क में कर रहा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू को अननोन गनमैन नेपाल में जाकर के, निज्जर, हाँ निज्जर को, या आपके ये क्या नाम था इनका, नेपाल के जो शेख की बात, हाँ जिनको मारा बेग, हाँ मिर्जा दिलशाद बेग। सरकार और कानून में इतना सामर्थ्य है कि कानूनी तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। सर पर एजेंसियों का भी तो अपना काम करने का तरीका होता है। एजेंसी रॉबिन हुड बनने की जरूरत नहीं है। रॉबिन हुड ना बने, आप कानून की परिधि में रह करके करें, क्योंकि रॉबिन हुड बनने के तौर तरीके से कम मैं सहमत नहीं हूँ। लॉरेंस के मामले में चीज़ें इतनी आगे चली गई हैं कि बाकी अपराधी, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स के बारे में ये रहता है कि भाई ये जेल में इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मैगी बनाते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं। लॉरेंस इकलौता गैंगस्टर है इन दिनों जो जेल में बैठ के पूरा इंटरव्यू दे के चला गया और प्रशासन को कुछ नहीं पता। ऐसी कितनी कहानियाँ तिहाड़ में आपने सुनी होंगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस था, उनका तो ऑफिस ही खुला था। सुकेश चंद्रशेखर का, आप सुब्रत रॉय की बात करें, नाम लेना ठीक नहीं, उचित नहीं है, लेकिन ऐसे एक नहीं 1000 किस्से मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये तो है कि भ्रष्टाचार जेल में बिल्कुल आकंठ डूबा हुआ है प्रशासन उनका, और इस चीज़ पे सुधार की ज़रूरत है। और जेल में अगर सुविधा मिल रही है वो सरासर नाजायज़ है। सर जहाँ बहुत सारे अच्छे काम होते हैं उसके बीच में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जैसा आपने कहा कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। आपके पूरे टेन्योर में कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा कह पाना भी बहुत नामुमकिन के जैसा है। जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो 1-2 गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है आखिर। कभी ऐसा लगता है कि
कुछ फैसले आपकी वजह से ऐसे लिए गए या आपने खुद ही ऐसे फैसले लिए जिन पर आज आपको दुख होता हो, रिग्रेट होता हो, या जिसकी वजह से आपको कई बार रात को नींद ना आती हो? देखिए, कोई देवी देवता तो नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां मुझसे भी हुई हैं, और जो गलतियां हुई हैं उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूं तो वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि कोई एक केस सर जो आपको लगता हो कि किसी निर्दोष को या किसी ऐसे आदमी को, निर्दोष की तो बात मैं कर चुका हूं, वो थोड़ी, अब मैं दोषियों की बात करता हूं। मैं ले चलता हूं आपको जनपद आगरा, बिचपुरी इलाका, बिचपुरी का बहुत बड़ा कॉलेज, एडीएम रणबीर सिंह और मैं बैठा हूं, और पाइप डाल करके, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ के बच्चों ने किया था, और पाइप लगा करके उन्होंने पेट्रोल डाल करके फूंकने की कोशिश की। ये दूसरे तल की थी, तो बड़ी मुश्किल से रणबीर सिंह और हमने अपनी जान बचाई। मुकदमा लिखा गया, कूट करके कम से कम 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके 15 साल बाद, 20 साल बाद वो मुकदमा जब ट्रायल के लिए आया तो संबंध गया, तो मैं तो समझ गया कि यही लड़के हैं। लेकिन वो सब लड़के बाहर कोर्ट रूम के खड़े थे, उनके माता, एक तरफ माता पिता खड़े, एक तरफ वो लड़के खड़े हैं। लड़के जो तब थे वो अब अधेड़ हो चुके थे, दाढ़ियाँ भी सफ़ेद हो चुकी थी, बाल भी, बस वो इस तरीके से खड़े थे कातर दृष्टि से, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। माता पिता भी इधर खड़े थे, उनके नेत्र सब कुछ कह रहे थे, उनकी अश्रुधारा सब कुछ कह रही थी। मैंने कहा था आज मैं इनको आजीवन कारावास करा के निकलूंगा। जज के सामने जब मैं गया, का आप तब एडिशनल एसपी आगरा थे, आप पहचान रहे हैं? मैंने कहा कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, बात पर मैं किसी को नहीं पहचान रहा हूँ। उनका आप सोच लीजिए, आपके इस बयान पे सब छूट जाएंगे। उनका मुझे, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं गलत को तो फंसाऊंगा नहीं, लेकिन मैं किसी को, हालांकि पहचान में सबको रहा था, कौन पीपा लेके आया था, कौन पाइप लेके आया था, कौन गाली दे रहा था, किसने माचिस लगाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको कोर्ट में एंटर करने के पहले जो मैंने उनके माता पिता अभिभावकगण को देखा, उनको देखा, तो शायद हृदय परिवर्तन हो गया। अब गलत जो है तो मैं कह दूं, गलती मैंने भी बहुत की है, गलत डिसमिसल्स भी किए हैं, गलत चार्जशीटिंग भी की है, और एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स भी किया है, डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स भी किया है, लेकिन वो फिर कभी। कोई ऐसा केस जो आज भी आपको पर्सनली कौंधता हो, कचोटता हो कि विक्रम उस टाइम ये वाला फैसला ना, इस पे आज भी डाउट है, और कोई तो है जो गलती की सज़ा भुगत रहा है या किसी गलत वजह से अंदर है या मारा गया है? ऐसा तो नहीं, एक डाउटफुल केस आया था एंटी करप्शन का, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, इन्वेस्टिगेट एसीओ ने किया था, मैंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया था, तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन तो मैं करूंगा जब जिस पे आपको दुख हुआ हो, आज भी दुख होता हो। दुख तो था, दुख तब भी था। हेड कांस्टेबल बर्खास्त शुदा, 10 साल बर्खास्त शुदा, और क्यों मैं गया वहाँ पर, ये बात है आपकी ज़िला गोरखपुर की। तो गोरखपुर में जाकर के जब मैं कोर्ट में गया, फटे हाल कांस्टेबल, एक पैसा उसकी जेब में नहीं। उनका सरकार आपके एक दस्तखत ने मेरा जीवन समाप्त कर दिया। उनका तो मेरे पास विकल्प क्या था, मेरे पास विकल्प क्या था? क्या मैं साइन न करता या मैं भेज देता फाइल वापस कि इसको पुनर्निरीक्षण करें? लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर मैंने किया है कोई गलती तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा, मेरा बटुआ ये है, 100 रुपये रोक करके इसमें 12,000 रुपये वो मैं सब तुम्हें दे रहा हूँ, घर जाके और भेज दूंगा, लेकिन बेटा इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरे भी हाथ बंधे थे, वो मुझे साइन करना ही था। तो कभी ऐसा लगा कि उसको जाके आपको वापस बहाल करवाना चाहिए? नहीं, बातें तो आती हैं, लेकिन मैं कानून के हिसाब से काम करता हूँ, मेरे चाहने से नहीं होता। चाहते मैं क्या था, जब मैंने अपना बटुआ खाली करके दे दिया, घर जाकर के और पैसे भेजे, तो मैं क्या चाहता था वो तो आप समझ ही गए होंगे। एक आखिरी सवाल सर, हम नोएडा में बैठे हैं और नोएडा और दिल्ली जैसे ट्रैफिक की हालत बड़ी बदहाल है। कहीं भी पार्किंग होती है, मनमानी चल रही है ठेकेदारों की, मेन रोड पर पार्किंग करा दे रहे हैं, फिर उसका चालान भी आ रहा है, पार्किंग तो हम दे ही रहे हैं। ऐसे मामलों में किसको जिम्मेदार माना जाए? जनता जिसको बेसिक सिविक सेंस नहीं है, कहीं भी पार्किंग कर दे रही है, या अधिकारी जो पार्किंग होने दे रहा है, या इन दोनों के बीच का ब्रिज बना ठेकेदार? मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं, ठेकेदार को भी, और रेगुलेटरी जो स्टाफ है हमारा, पुलिस है, उसका काम ही है रेगुलेट करना। जनता को अगर आप गाइड नहीं करेंगे वो तो मनमाने तरीके से पार्क करेंगे ही, ये पुलिस का काम है। पहले होता था नो पार्किंग एरिया, रेगुलेटरी साइन बोर्ड्स रहते थे, रेगुलेटरी साइन बोर्ड्स के साथ साथ आपके ट्रैफिक कांस्टेबल्स। आज आपका सुखद अनुभव ये है कि नोएडा कोई सामान्य जनपद थोड़ी ही है, ये शोकेस है उत्तर प्रदेश पुलिस का। आपके पास सीसीटीवी टेक्नोलॉजी है, एआई है,
आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आप पीक आवर्स और सेंसिटिव एरियाज पे ड्रोन के जरिए आप पता लगा सकते हैं। इन रियल टाइम आप ट्रैफिक रेगुलेट कर सकते हैं। यह सुख 10 साल पहले तो नहीं था। सारे टूल्स होने के बावजूद अगर दुर्व्यवस्था है तो मैं समझता हूँ ट्रैफिक पुलिस को अपने साथ वॉलंटियर्स और लगाने चाहिए, बच्चों को लाके स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बना करके उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सुचारू रूप से अगर यातायात व्यवस्था नहीं की तो सारा विकास और उसके ऊपर हमारे दावे वो खोखले साबित होंगे। फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर, वन इंडिया के सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे दर्शकों की तमाम आशंकाओं को दुरुस्त करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए सबसे ज़्यादा इस बात का शुक्रगुजार हूँ मैं। और सर मैं चाहूँगा कि आप भविष्य में इसी तरह मैं आपको अच्छे रूप में देखता रहूँ, एक अच्छे इंसान के तौर पर हमेशा आपको जानता रहूँ। सिद्धार्थ जी, मैं पुनः आशीर्वाद दूंगा आपको और धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त दूंगा आपके चैनल को, वन इंडिया को। इसी तरह आते रहिए और मुझे लाभान्वित करिए अपने अपार ज्ञान से और अपनी सात्विकता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.